अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि क्या हम पेमेंट कैश में कर सकते हैं या कुछ पेमेंट कैश में कर दें, कुछ पेमेंट बैंक में कर दें। क्या ये जो रूल है, ये लॉ जो है परचेज़ करते हुए और सेल करते हुए दोनों टाइम पे अप्लाई होगा? कितनी लिमिट तक आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं और उससे ज़्यादा आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है? ये लॉ में, रूल में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहाँ पे लिखा हुआ है? किस तरीके से अप्लाई करना है? अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं उसका नुकसान क्या होगा? आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को दोबारा स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन है 75 इसको स्टडी करना है। इसका नाम है परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल। ये डील करता है प्रॉपर्टी को और दूसरे जो एसेट हम परचेज करते हैं उसको ये डील करता है कि आपने किस तरीके से परचेज करना है। आज के लेक्चर में हम इसका एक पार्ट क्लियर करेंगे कि प्रॉपर्टी को बेचते हुए या खरीदते हुए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये प्लॉट की प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो मूव नहीं होता, लैंड है, बिल्डिंग है, उसकी बात हो रही है। हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 5 मिलियन। ये यहाँ पे वो ये कह रहा है कि 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ऊपर जो प्रॉपर्टी है उसको आप परचेज करते हुए कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बड़ा क्लियरली उसने मेंशन किया है। अभी मैं दूसरा पेज भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है नो, अच्छा पहले हम स्टडी कर लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स नो पर्सन शेल परचेज। बात हो रही है परचेज की, सेल की बात नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं ऐसे कॉन्सेप्ट के थ्रू भी आपको लॉजिकली भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आपने उस टाइम पर जो पेमेंट करते हुए ख्याल करना है कि उसकी वैल्यू अगर 50 लाख 5 मिलियन से ज़्यादा है तो आपने कैश के थ्रू पे नहीं करना। आपने बैंकिंग ऑर्डर या बैंकिंग चैनल के थ्रू, पे ऑर्डर होता है, ऑनलाइन है, उसके थ्रू पे करना है। अब हम ये भी स्टडी कर लेते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि सेल के टाइम पे क्यों अप्लाई नहीं होता, लेकिन अभी हम ये स्टडी करते हैं कि अगर हमने पेमेंट कैश में कर दी तो नुकसान क्या होगा। हम अज्यूम करते हैं कि 1/7/2024 को आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की, यानी कि एक प्लॉट था, उसकी वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 70 मिलियन यानी कि 70 लाख। ये आपने परचेज कर लिया, एक प्लॉट है या बिल्डिंग है, कुछ भी हो सकता है। किसी वजह से आपको ज़रूरत पड़ी और आपने क्या किया, 30/6/2025 को आके ये प्रॉपर्टी बेच दी और ये प्रॉपर्टी आपकी सेल हो गई 8 मिलियन की, यानी कि 80 लाख की। अब यहाँ पे लॉ ये कहता है, पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं, कि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस टाइम पे आपने गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। वो कैसे होता है, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट यानी कि परचेज इज इक्वल टू गेन, या जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं कि आपने कितने की कोई चीज परचेज की, कितने की बेच रहे हैं। तो 80 लाख की आपने 8 मिलियन की परचेज की, 7 मिलियन यानी कि 70 लाख की सेल की, तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। अब यहाँ पे लॉ ये कहता है जी मुझे आप 15% इसके ऊपर टैक्स दें, मतलब 10 लाख का 15% लेंगे तो 1.5 लाख रुपए आपने देना है। इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स या सीजीटी। अगर अच्छा यहाँ पे अब जो मसला आता है, ये तो है नॉर्मल ट्रांजैक्शन। अच्छा यहाँ पे अगर आपने ये पेमेंट जो है वो परचेज करते हुए, ये वाली जो पेमेंट है ये चूंकि 5 मिलियन से ज्यादा है, तो आपने यहाँ पे अगर कैश में पेमेंट की होगी तो यहाँ पे एबीआर का रूल या लॉ ये कहता है कि मैं आपका गेन दोबारा कैलकुलेट करूंगा। आपने ये जो गेन कैलकुलेट किया ये सही नहीं है। वो कैसे कैलकुलेट करेगा, सेल माइनस कॉस्ट उसी तरीके से लिखेगा। यहाँ पे वो कहेगा प्रॉफिट या गेन, लेकिन इस बार वो ये कहेगा जी 70 लाख की तो आपने 8 मिलियन की यानी कि 80 लाख की आपने सेल तो कर दी है, लेकिन यहाँ पे मैं जीरो लिखूंगा, नील होगा। सारे का सारा 8 मिलियन जो वैल्यू आपकी है वो क्या है, आपका गेन है। क्यों गेन है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि परचेज करते हुए अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 मिलियन से ज्यादा है तो आपने बैंक के थ्रू परचेज करनी है, आपने तो कैश के थ्रू परचेज की हुई है। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं दूंगा, सारी सेल वैल्यू आपकी क्या होगी, कॉस्ट हो जाएगी। तो 8 मिलियन के ऊपर 80 लाख के ऊपर आप जरा 15% ले लें, ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। जहां पे आपने 1.5 लाख टैक्स देना है वहां पे आप अच्छा खासा तकरीबन 12-13 लाख रुपया टैक्स दे रहे होंगे। तो परचेज करते हुए बड़ा केयरफुल आपने रहना है, यानी कि आपने फ्यूचर में इस मनी को यूज करना है, इस ट्रांजैक्शन को वैल्यूएट करवाना है, एक्सप्लेन करना है। तो परचेज करते हुए बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है और परचेज के टाइम पे मैं कितनी पे कर सकता हूँ, यानी कि कैश के थ्रू पे कर सकता हूँ। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि जी अब मैं सेल कर रहा हूँ, मैं इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसी तरीके से कि मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है।
मिस्टर बी जो है वो बायर है, यानी ये जो प्रॉपर्टी है वो परचेज कर रहा है, और सेम टाइम पर जो मिस्टर ए है वो क्या है, सेलर है, यानी कि प्रॉपर्टी बेच रहा है। मिस्टर ए ने जो प्रॉपर्टी बेची वो बेची 10 मिलियन की, ठीक है, या हम बल्कि इसको 8 मिलियन की ही बात कर लेते हैं, 8 मिलियन इसको हम ले लेते हैं कि मिस्टर ए ने जो प्रॉपर्टी सेल की वो बेची 8 मिलियन की, ठीक है। अब ये बायर है, इसके लिए सेल है, इसके लिए ये क्या है, बायर है, इसने 80 लाख रुपए आपको पे करना है। अब क्वेश्चन ये है कि जी ये जो रूल है 75A कैश पेमेंट का, अगर 5 मिलियन से ज्यादा है, क्या वो इसके ऊपर सेल के टाइम पे भी अप्लाई होगा? परचेज का तो हमने पढ़ लिया है कि इस बंदे ने तो जो पेमेंट करनी है वो 5 मिलियन से ज्यादा ही करनी है, यानी कि ज्यादा होगी तो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करनी है। क्या सेल के टाइम पे अप्लाई होगा? तो ऐसा नहीं है, सेल के टाइम पे अप्लाई नहीं है। यहाँ पे अगर आप लॉ को स्टडी करें तो वो भी यहाँ पे स्पेसिफिक यही बात कर रहा है, सिर्फ परचेज की। नो पर्सन शेल परचेज की बात हो रही है, सेल की बात नहीं हो रही। अब कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी सेल पे भी ऐसे ही होगा, आप कैश में पेमेंट नहीं ले सकते। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक लॉ जो है या गवर्नमेंट जो है वो जब भी आपसे टैक्स लेती है तो वो ये कहती है मेरा टैक्स ज्यादा होना चाहिए। मतलब एफबीआर का ये माइंडसेट है कि जो टैक्स मैं रिसीव कर रहा हूँ वो ज्यादा से ज्यादा करूँ। जब आपको सेल हो रही है तो उस टाइम पर तो उसको रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि आप सेल करेंगे, कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे, रेवेन्यू उसको रिसीव हो रहा है, मनी उसको आ रही है। इस वजह से वो ये कहता है जी ठीक है सेल के टाइम पे आप जो मर्जी करें, लेकिन चूंकि सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट है, तो अगर कॉस्ट की कंप्लाइंस नहीं है परचेज के टाइम पे तो मैं निल कर दूंगा, तो सेल वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जब मैं कॉस्ट जीरो कर दूंगा, अगर इन्होंने कैश में पेमेंट की होगी तो सेल वैल्यू क्या होगी, जो गेन है वो बढ़ जाएगा और उसके ऊपर मैं उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लूंगा। तो हमेशा लॉ जो है वो अपने लिए उसने आसानी पैदा की हुई है, वो अपनी इनकम को, अपने टर्नओवर को, अपने रेवेन्यू को सिक्योर करेगा। उसका रेवेन्यू कैसे सिक्योर होगा कि ये बंदा बेचते हुए मुझे टैक्सेस दे, और इसने जो डिडक्शन माइनस करनी है, मतलब परचेज कितने का किया है, मैं उसके ऊपर पाबंदी लगा देता हूं ताकि इसकी वैल्यू बढ़ जाए। इसी वजह से उसने कॉस्ट के ऊपर परचेज के टाइम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, सेल के टाइम पे नहीं है। सेल के टाइम पे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, तो ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर वो कहेगा मुझे ज्यादा टैक्स मिलना चाहिए। वो तो कहेगा जितने की मर्जी आप बेचें, कैश में बेचें। आपको पता है हमारे यहाँ में दो तरह की वैल्यू चल रही होती है कि एक डीसी रेट है, एफबीआर रेट है, और एक एक्चुअल रेट होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इसका पेआउट ले लेते हैं, इसका कैश ले लेते हैं। हालांकि ये ब्लैक मनी हो जाता है बाद में, लेकिन लोग इस तरीके की प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ये नहीं है कि बाद में क्या करना है, हमारा टॉपिक ये है कि सेल करते हुए क्या 5 मिलियन की लिमिट सेल पे भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है, नहीं अप्लाई हो सकती। अब आता है पॉइंट कि दो पार्टियों की डीलिंग हो रही है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ये वाइबल कब होगा, मतलब ये ऑप्शन कब ज्यादा फिजिबल है, कब आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो मिस्टर ए है, हम ज्यूम करते हैं कि मिस्टर ए है फाइलर, ठीक है, इसने अपनी प्रॉपर्टी के गेन का खुद हिसाब देना है कि इसने जो प्रॉपर्टी अभी बेची है ये पिछले पीरियड में परचेज करते हुए क्या 5 मिलियन से ज्यादा थी तो कैश में परचेज की या बैंक के थ्रू, ये इसने अपना हिसाब देना है, इसने अपना हिसाब सेपरेट देना है। दोनों एक टाइम पे एक के लिए सेलर है और एक बायर है। तो ये भी फोर्स करेगा कि भाई मेरे लिए तो रूल अप्लाई होता है, मैंने कल को गेन के ऊपर टैक्स देना है, मैं तो 5 मिलियन से ऊपर जो वैल्यू है वो कैश में पे नहीं करूंगा। ये कहेगा जी मुझे आप कैश में पे कर दें या बैंक में पे कर दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रेफरेंस ये देगा जी आप कैश में दे दें, क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं जितनी मर्जी मनी जो है डीसी रेट या बीआर वैल्यू के हिसाब से वाइड कर लूं, बाकी मैं नहीं शो करूंगा, कम से कम प्रॉफिट शो कर लूंगा, क्योंकि इसने भी तो टैक्स देना ना अपने प्रॉफिट के ऊपर, तो ये वैल्यू कम शो करेगा। तो यहाँ पे अगर तो ये बंदा फाइलर है तो फिर तो इसके लिए कोई मसला नहीं है, ये कैश में ले ले, बैंक में ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये बंदा ये अगली पार्टी बी फाइलर है, फिर वो फोर्स करेगी आपको। बायर और सेलर दोनों को अपने राइट्स का पता होना चाहिए। तो अगली पार्टी अगर फाइलर है, बायर वाला जो बायर कर रहा है वही कहेगा भाई मैं 5 से ऊपर नहीं पेमेंट करूंगा। लेकिन अगर ये बंदा बायर जो है नॉन फाइलर है, तो वो कहेगा ठीक है मैं तो नॉन फाइलर हूं, मेरे पैसे बैंक में पड़े ही नहीं हुए, मेरे पास तो कैश इन हैंड है, मैं दे देता हूं। तो फिर ये जो बायर है इसके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है कि ये टैक्स रिटर्न में कितनी वैल्यू शो करे अपनी मर्जी से। जो डीसी रेट है जिसपे इसने टैक्स जमा करवाया हुआ है वो बैंक में जमा करवा देगा, बाकी जो कैश है वो शो नहीं करेगा। क्योंकि ये अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ये 80 लाख की, तो फॉर एग्जांपल इसका डीसी रेट है लेट से हम कहते हैं 7 मिलियन, तो ये क्या करेगा, कम सेल शो कर देगा और कम सेल पे कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि गेन टैक्स उसने पे करना है।
तो ये एक सेपरेट प्लानिंग है, फिर कभी बात करेंगे, अभी मैं यहाँ पे ओपनली डिस्कशन नहीं कर रहा, ये फिर कभी सेपरेट डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उसी के ही स्कोप हमारा ये है आज के टॉपिक का कि क्या परचेज करते हुए आपने 5 मिलियन से ऊपर पेमेंट करनी है? बिल्कुल करनी है, ऐसे ही है, आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है। सेल करते हुए 10 लाख 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, आप कैश में ले लें, बैंक में ले लें, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि लॉ में बड़ा क्लियरली मेंशन है सिर्फ परचेज के टाइम पे। लेकिन अगर परचेज वाला बंदा जो है वो भी फाइलर है, तो फिर आपको वो फोर्स करेगा सेलर को कि मैं तो भाई 5 मिलियन से ऊपर जो पेमेंट है वो पे ऑर्डर के थ्रू दूंगा। अगर वो नॉन फाइलर है तो आप उसको फोर्स करेंगे जैसे मर्जी दे दें। नॉन फाइलर का तो बैंक अकाउंट सही तरीके से मेंटेन नहीं होता, उसके पास तो कैश पड़ा होता है, वो आपको कैश उठा के दे देगा। तो बायर और सेलर दोनों को अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, उसके मुताबिक ट्रांजैक्शन के टाइम पे अपने आप को वैल्यूएट कर लें, मैनेज कर लें, स्टडी कर लें, ताकि फ्यूचर में सब्सीक्वेंटली आपको कोई मसला ना आए। फिर भी कोई सजेशन हो, क्वेश्चन मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।